नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में, जो कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 की पुस्तक है और एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान के जहाँ पर भी राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उसमें से आप मान के चलिए 100% इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान अध्ययन हो गई, हमारा राजस्थान हो गई और एक सामाजिक विज्ञान पुस्तक हो गई। ये 3 पुस्तकें मिलकर के आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। 15वां अध्याय चल रहा था अपना कक्षा 9 की पुस्तक का, जिसका नाम था प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएं। दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर चुके थे, जिसमें से हमने टॉप 60 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सोल्व किए थे। तो चलिए 71 से जो है हमको शुरू करना था। रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप। 69वां प्रश्न था कि पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो अथर्ववेद का जो भूमि सूक्त है ना, वो इसका लिखित दस्तावेज हो जाएगा। फिर बात की थी हमने 70वें प्रश्न की, राजस्थान के किस समाज के 29 सूत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है बिश्नोई। ठीक है, 20+9 अर्थात बिश्नोई। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। 29 नियमों की इसमें सूत्रपात होता है, नियमों का पालन ना की जाती है 29 नियमों की। ठीक है, बिश्नोई समाज में। फिर 71वां प्रश्न आता है कि रचना विधि के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के अनुसार की बात करें तो 2 प्रकार के जो है वो मिट्टी के प्रकार हो जाएंगे, जिसमें से पहला आएगा स्थानीय और दूसरा आएगा विस्थापित। नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टी क्या कहलाती है? तो उसे कांप मृदा के नाम से जो है दोस्तों वो जाना जाता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टी जो है वो कांप मृदा के नाम से जानी जाती है। भारत में कांप मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है वो कांप मृदा का विस्तार जो है वो फैला हुआ है 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक। दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वन लाइनर है, ताकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें, ताकि आप इनको याद करने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी याद करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे 74वें प्रश्न की। तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कांप मृदा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों, तो वो 3 भागों में जो है इसको बांटा गया है, जिसमें साथ नाम आता है पुरातन या बांगर, नूतन या खादर और नूतनतम। ठीक है, इस तरीके से जो है वो 3 प्रकार की मृदाएं जो है वो बांटी गई है। काली मृदा का भारत में विस्तार कितना है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो काली मृदा का भारत में विस्तार हो जाएगा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क से कपास, क से काली मिट्टी। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। 77वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि काली मृदा में किसका अंश अधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पोटाश व चूने का। ठीक है, पोटाश और चूने का जो है वो अंश जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, 78वां प्रश्न आता है कि किस मृदा में छिद्रदार होने के कारण उसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है? तो वो होती है लाल मृदा। ठीक है, 79वां प्रश्न आता है कि लाल मिट्टी में किसका अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लोहे का जो है आयरन जो है वो लाल मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। 80वां प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट जो मृदा है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर होगा, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। ठीक है, 80 प्रश्न के बारे में बात की, जिसमें से 81वें प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए, किस मृदा को अपरिपक्व मृदा कहा जाता है? तो पर्वतीय मृदा जो है वो अपरिपक्व मृदा के नाम से जानी जाती है। 82वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में मिट्टियों का रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में जो है वो इनको विस्तृत तरीके से दर्शाया गया है। तो टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और जल्दी से जल्दी आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी सेशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।